हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैनियर एकेडमी बखरी में। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इन्वर्स फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन और फंक्शन से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सबको क्लियर कर चुके हैं। और 12th में जो टॉपिक है वो फंक्शन में है डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट के बीच कनेक्शन के आधार पर टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें हम लोगों ने वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन को पढ़ा था। इसके अलावा बाइजेक्टिव और सरजेक्टिव को भी देखा था। इसके साथ ही हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था, गॉफ एक्स फॉग एक्स फाइंड करने के लिए। कंपोजिट फंक्शन में भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग देखे थे। और फिर हम लोगों ने इन्वर्स फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड ढेर सारे कॉन्सेप्ट को पढ़े थे। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी का 1.2 को सॉल्व भी किया था। उसका सारा प्रॉब्लम क्लियर हो चुका है। जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो पिछले वीडियो लेक्चर को देखें, वहाँ से जो है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और फिर हम लोगों ने इन्वर्स फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था और कॉन्सेप्ट के साथ टॉपिक बाय टॉपिक हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी पढ़ा था। और मैंने पहले भी बताया था कि 90% क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग उसको देख करके सॉल्व करें। और जहाँ तक रही बात एनसीईआरटी के प्रॉब्लम की, तो हम 1.3 आज शुरू करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। सारा A to Z सब क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर दे रहे हैं। और आप लोग यदि बनाए होंगे तो मैच कर लेंगे, सही है या गलत है, कहाँ कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को क्लियर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का, उसमें एफ जो है डिफाइंड है 1 2 3 1 3 4 ये जो है डोमेन का एलिमेंट है और 1 2 5 ये को डोमेन का एलिमेंट है। फिर जी जो डिफाइंड है वो है 1 2 5 2 1 3 में। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर दे रखा है, कौन एलिमेंट किससे रिलेटेड है, और जी ऑफ एक्स भी दे रखा है। इसमें हमें गॉफ एक्स को फाइंड करनी है। तो गॉफ एक्स फाइंड करने के लिए इसका थोड़ा पिक्टोरियल व्यू देख लेते हैं। उससे क्या होगा कि पिक्टोरियल व्यू में आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से कौन सा वैल्यू हमें फाइंड हो रहा है। तो यहाँ पर एफ में जो वैल्यू दिया हुआ है 1 3 4 है और इसका कोडोमेन में 1 2 5 है। इस तरह से इसका पिक्टोरियल व्यू हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये मान लेते हैं फंक्शन एफ में जो है डोमेन और कोडोमेन का पिक्चर है। इसमें है 1 3 5 और 1 2 5। ये हो गया फंक्शन एफ डिफाइंड। और इसमें 1 जो है देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ 1 रिलेटेड है 2 से, तो 1 को हम लोग 2 से रिलेटेड कर देते हैं। 3 रिलेटेड है 5 से, 3 को 5 से रिलेटेड कर दिए। और 4 रिलेटेड है 1 से। तो यहाँ पर 4 को जो यहाँ पर 4 है सॉरी, तो 4 को रिलेटेड कर दे रहे हैं हम लोग 1 से। तो इस तरह से एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 और एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स का यदि हम पिक्टोरियल व्यू देखें तो जी डिफाइंड है इस तरह से। इसके डोमेन में जो है 1 2 5 है, 1 2 5। और इसके को डोमेन में जो एलिमेंट है वो है 1 3। कोई फंक्शन जी डिफाइंड है। तो 1 जो रिलेटेड है वो 3 से रिलेटेड है, तो 1 को रिलेटेड कर देते हैं 3 से। 2 रिलेटेड है 5 से, 2 को रिलेटेड कर देते हैं, सॉरी 2 रिलेटेड है 3 से, 2 को भी रिलेटेड कर दिए 3 से। और फिर 5 रिलेटेड है 1 से, तो 5 को रिलेटेड कर दिए 1 से। यहाँ पर लिख सकते हैं जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, जी ऑफ 2 इज इक्वल टू
3 एंड g ऑफ 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो है हम लोगों ने इसके डाटा को तैयार कर लिया। अब हमें गो ऑफ एक्स निकालना है, g ऑफ एफ एक्स, इसको हमें फाइंड करना है। तो इसको यदि हम आगे लिखें तो इसको लिखा जा सकता है g ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये सब वैल्यू आप लोग नोट कर लेंगे और फिर आगे देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है, गो ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अब हमें यदि देखें गो ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर जो है जी ऑफ एफ ऑफ 1 है 2, मैंने पहले भी फाइंड कर चुका है। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 और एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 और एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 1, इस तरह का वैल्यू है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी और एफ ऑफ एक्स है। अब एक्स के बदले क्या क्या रखेंगे, तो एक्स के बदले जो होगा एफ का इनपुट होगा। तो एफ का इनपुट क्या है, तो 1 है, 3 है, 4 है। एफ का इनपुट ये सब 1, 3 और 4। तो 1 यदि रखते हैं तो एफ ऑफ 1 आएगा। तो ये हो गया जी और एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 कितना है, तो एफ ऑफ 1 है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे G2। अब ये हो गया G2। तो जी में यदि इनपुट 2 रखे तो आउटपुट क्या मिल रहा है, तो जी में इनपुट 2 रखने पर आउटपुट 3 प्राप्त हो रहा है, यानी ये हो गया 3। इसी प्रकार यदि हम गो ऑफ एक्स में फाइंड करते हैं तो यहाँ क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स का जो इनपुट है वही सब रखेंगे। 1 रखे, इसके बाद अब 3 रखते हैं। तो जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 में जी और एफ ऑफ 3 कितना है, तो एफ ऑफ 3 है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा G5। अब G5 कितना आएगा, तो G5 जो है 1 है। यहाँ देखिए जी में इनपुट 1 आउटपुट 3, इनपुट 2 आउटपुट 3 और इनपुट 5 तो आउटपुट 1। तो इनपुट यहाँ 5 है तो आउटपुट 1, यानी ये हो गया 1। इसी प्रकार आप लोग फाइंड कर लेंगे। एक 4 वैल्यू है तो 4 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स के बदले यदि इनपुट हम 4 करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बदले यहाँ पर आप 4 रखेंगे तो एफ ऑफ 4। तो यहाँ से हो जाएगा जी और एफ ऑफ 4 कितना है, तो एफ ऑफ 4 यहाँ पर देखिए 1 आ रहा है। तो एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 4 के बदले 1 लिखेंगे तो G1। अब G1 कितना है, तो G1 यहाँ पर देखिए एक्स के बदले 1 रखने पर जी में आउटपुट हमें 3 मिल रहा है, तो यानी हो जाएगा 3। तो गो ऑफ एक्स यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया। यहाँ एफ एक्स इनपुट के रूप में है और एफ में जो है एक्स इनपुट है, तो एक्स का इनपुट जो होगा एफ का ये डोमेन 1, 3, 4, तो 1, 3 और 4 ही रखेंगे, दूसरा वैल्यू नहीं रख सकते। तो इस तरह से पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकेंड जो क्वेश्चन है, फंक्शन है एफ जी और एच डिफाइंड है R2R में। सब जो है रियल वैल्यूड ही फंक्शन है। एफ भी R2R में डिफाइंड है, जी भी R2R में डिफाइंड है और एच भी R2R में ही डिफाइंड है। यहाँ पर एफ प्लस जी ऑफ एच फाइंड करना है और वो कितना होना चाहिए, एफ ऑफ एच और जी ऑफ एच के इक्वल आना चाहिए। ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डायरेक्ट फॉलो करवा सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं एफ प्लस जी ऑफ एच, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स रहेगा, इसमें छुपा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग यदि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं तो ए प्लस बी इंटू सी का क्या होता है, ए इंटू सी या प्लस बी इंटू सी। तो यहाँ से यदि हम ये लॉ लगाएं ए इंटू बी प्लस सी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी और प्लस ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एच और इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एच। तो इस तरह से ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। सेकेंड प्रॉब्लम को भी ऐसे ही हम लोग कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करवा सकते हैं।
यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर इनटू होना चाहिए, यहाँ पर प्लस आ गया, इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग लिख सकते हैं एफ इंटू जी ऑफ एच, एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी प्रकार अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। तो थर्ड नंबर जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, फाइंड गॉफ एंड फॉग एक्स इफ, फर्स्ट प्रॉब्लम है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड 5x माइनस 2। और सेकेंड प्रॉब्लम है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3। यहाँ पर जो है फॉग एक्स और गॉफ एक्स फाइंड करना है। तो इस तरह से 3 नंबर का फर्स्ट यदि देखें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है मॉड एक्स और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है मॉड 5x माइनस 2। सॉरी, तो यहाँ पर जो है हमें फाइंड करना है फॉग एक्स। फर्स्ट नंबर में देखते हैं फॉग एक्स, गॉफ एक्स फाइंड करते हैं। गॉफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये हो गया जी ऑफ एच ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स के बदले देखिए फर्स्ट नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मॉड एक्स, तो यहाँ पर लिख सकते हैं मॉड एक्स। अब बताया गया होगा यहाँ पर जो है एफ ऑफ एक्स के बदले मॉड एक्स रख दिए, तो ये आ गया जी ऑफ मॉड एक्स। अब देखिए जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स में मॉड 5x माइनस 2 है, मतलब यहाँ x इनपुट है तो आउटपुट में 5x माइनस 2 फिर मॉड है, तो यहाँ पर x के बदले मॉड x रखा जाएगा, यानी मॉड 5x के बदले मॉड x माइनस 2। तो इस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमने फाइंड कर लिया गॉफ एक्स। इसी प्रकार फॉग एक्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो फॉग एक्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं, फॉग एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, तो जी ऑफ एक्स फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं मॉड 5x माइनस 2, तो मॉड 5x माइनस 2 ये मॉड हो गया। अब यहाँ पर फंक्शन एफ में जो इनपुट यहाँ है एक्स है, तो मॉड एक्स हुआ, यहाँ इनपुट में ये पूरा है, तो एक्स के बदले ये पूरा रख देंगे, यानी ये हो जाएगा मॉड और एक्स के बदले ये मॉड 5x माइनस 2, फिर ये तो मॉड है ही ऑलरेडी। इस तरह से फर्स्ट नंबर जो है फॉग एक्स और गॉफ एक्स फाइंड हो गया। अब सेकेंड नंबर इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड नंबर जो प्रॉब्लम है, सेकेंड नंबर में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ, हमें निकालना है गॉफ एक्स। गॉफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी और एफ ऑफ एक्स इनपुट, एफ ऑफ एक्स क्या है, तो 8x क्यू, तो यहाँ से लिख सकते हैं 8x क्यू। अब यहाँ से g और x में इनपुट क्या आ गया, g में x के बदले 8x क्यू, तो g में x के बदले 8x क्यू रख देंगे, तो x के बदले क्या हो जाएगा 8x क्यू, और क्या दिया हुआ है पूरे पर पावर 1/3, तो यहाँ से पावर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर इस तरह से इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x का होल क्यू, 8x क्यू है तो 2x का होल क्यू हो गया, और फिर पूरे पर पावर 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x। तो इस तरह से गॉफ एक्स निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे फॉग एक्स। तो यहाँ से लिख सकते हैं फॉग एक्स, फॉग एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना है, तो जी ऑफ एक्स है एक्स टू द पावर 1/3। तो यहाँ से अब एफ में यहाँ एक्स है तो 8x क्यू है, तो एक्स के बदले इनपुट आ जाएगा एक्स टू द पावर 1/3, तो 8x के बदले क्या हो गया एक्स टू द पावर 1/3, और पूरे पर पावर क्या है 3,
तो इस तरह से 3 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 8x। इस तरह से फॉग एक्स और गॉफ एक्स दोनों फाइंड हो गया। अब जो है देखना है चौथा नंबर प्रॉब्लम। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3/6x - 4। हमें f ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जो है फाइंड करना है। f ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और उसी में f इनवर्स x को भी फाइंड करना है। तो f ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो है इनपुट में डालना है। तो इस तरह से हम लोग f ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो f ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं f ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमें आ जाएगा एफ ऑफ एक्स के बदले क्या आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स के बदले ये जो इनपुट है 4x + 3/6x - 4। अब यहाँ देखिए ये फंक्शन f है, इनपुट ये है, तो फंक्शन f में x के बदले ये पूरा चला जाएगा। तो फंक्शन f तो यही है, इसमें जो है ये वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टोटल को 4 और फिर x के बदले क्या हो जाएगा, तो 4x + 3/6x - 4, फिर +3 है +3, फिर बट्टा आ जाएगा 6x - 4। तो 6 और x के बदले तो यही वैल्यू रह जाएगा, ये 4x + 3/6x - 4, फिर -4। यहाँ पर है 6x - 4, तो 6x के बदले ये पूरा -4। यहाँ 4x + 3, तो 4x के बदले ये पूरा आ गया और +3। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी बताया गया है कॉन्सेप्ट, जब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे कंपोजिट फंक्शन। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने पर जो है आपको x प्राप्त हो जाएगा। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 4 16x + 12 हो जाएगा, और फिर इसको जो है कैलकुलेट कर लेंगे, आपको x वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से फिर हमें f ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। जब f ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा तो हमें जो है फाइंड करना है f इनवर्स एक्स, यानी f ऑफ एक्स इन्वर्सिबल है, f इनवर्स एक्स फाइंड करना है। चूँकि हम लोग एक कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ चुके हैं कि यदि फॉग एक्स इज इक्वल टू गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो उस कंडीशन में f और g एक दूसरे का इन्वर्स होता है। f g का इन्वर्स होता है और g जो होता है f का इन्वर्स होता है। यहाँ हमें आया f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स है, मतलब f का इन्वर्स f है। तो इस तरह से लिख सकते हैं f इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, f ऑफ x। चूँकि गॉफ एक्स इज इक्वल टू फॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स हो, हम लोग कंपोजिट फंक्शन में ये पढ़ चुके हैं, इनवर्स फंक्शन के बाद का कॉन्सेप्ट कंपोजिट फंक्शन के टर्म में। तो फॉग एक्स इज इक्वल टू गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो, तो उस कंडीशन में f का इन्वर्स g होता है और g का इन्वर्स f होता है। तो यहाँ फॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आया, इसका मतलब कि f का इन्वर्स f है, तो f इन्वर्स x इज इक्वल टू f ऑफ x। अब f ऑफ x का जो वैल्यू है वही इन्वर्स भी हो जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं 4x + 3/6x - 4, यही इसका इन्वर्स भी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है f ऑफ x इन्वर्सिबल है या नहीं है दर्शाना है। तो कोई भी फंक्शन इन्वर्सिबल होता है, उसका कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जब वह फंक्शन 1 1 + 1 2 हो। जब फंक्शन 1 1 + 1 2 हो तो वह इन्वर्सिबल होता है, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन ही इन्वर्सिबल हो सकता है। इसको चेक करना है कि ये 1 1 और 1 2 दोनों है, यदि दोनों होगा तो इन्वर्सिबल होगा, अदरवाइज इन्वर्सिबल नहीं होगा। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम मेन्यू 1 दिख रहा है, क्योंकि 1 10 2 10 3 10 4 10, यानी
इनपुट 1 आउटपुट 10, इनपुट 2 आउटपुट 10, इनपुट 3 आउटपुट 10, इनपुट 4 आउटपुट 10, यानी एक से अधिक इनपुट का एक ही आउटपुट है, दैट मीन्स मैनी वन फंक्शन, और मैनी वन फंक्शन इन्वर्सिबल नहीं है तो लिख देंगे चूँकि एफ ऑफ एक्स मैनी वन फंक्शन है अर्थात यह इन्वर्सिबल नहीं होगा। इस तरह से यदि पिक्टोरियल व्यू देखें तो ये हो गया एफ का डोमेन को डोमेन, यहाँ से यहाँ एफ डिफाइंड है, इसमें है 1 2 3 4, इसमें है 10। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, तो 1 10 2 10 3 10 4 10, मैनी वन फंक्शन। इस तरह से मैनी वन फंक्शन है अर्थात इन्वर्सिबल नहीं होगा। सेकेंड नंबर भी इसी तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं, जी जो है डिफाइंड है, इसमें जो है 5 6 7 8 है, और इसमें जो अब जब है 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर क्या है 5 4, तो 5 का है 4, 6 3 6 का है 3, 7 4 7 का है 4, 8 2 8 का है 2। देखिए 5 का भी 4 है और 7 का भी 4 है, यानी दो अलग अलग इनपुट का एक ही आउटपुट, यानी मैनी वन, और मैनी वन फंक्शन है तो इन्वर्सिबल नहीं है, मैनी वन नॉट इन्वर्सिबल। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 जो है पिक्टोरियल व्यू में देख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है एफ डिफाइंड है -1 to 1 से आर में, और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज इंजेक्टिव फंक्शन पूछ रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। ये जो है फंक्शन जो है इंजेक्टिव है, यदि है तो इसका जो है इन्वर्स फाइंड करना है। तो वहाँ पर जो है किसी भी फंक्शन का इन्वर्सिबल होने के लिए सबसे पहले 1 1 प्लस ऑन 2 होना जरूरी है। तो सबसे पहले इसका 1 1 चेक करेंगे, ऑन 2 चेक करेंगे, यदि 1 1 ऑन 2 फंक्शन दोनों होगा तो इसका जो है इन्वर्स निकालना। चूँकि ऑन 2 यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, कैसे दे रखा है देखिए, फंक्शन जो डिफाइंड है एफ इन्वर्स ऑफ एफ, वो डिफाइंड है -1 to 1 से लेकर रेंज ऑफ एफ, यानी रेंज बराबर है इन्वर्स फंक्शन का, किसके, तो फंक्शन के। इसका मतलब है कि रेंज मतलब इन्वर्स फंक्शन का रेंज जो है बराबर है, यानी ये ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन है, यहाँ पर ये होना चाहिए कोडोमेन, और कोडोमेन के बदले क्या लिखा हुआ रेंज, यानी कोडोमेन रेंज के बराबर है। और जब कोडोमेन रेंज बराबर हो तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन है, दे रखा है। तो इस तरह से जब ये फंक्शन ऑन टू है तो यहाँ पर जो है केवल 1 1 जो है चेक करना है, यदि 1 1 हो तो यह इन्वर्सिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये फंक्शन ऑलरेडी ऑन टू दे रखा है, क्योंकि यहाँ कोडोमेन है और कोडोमेन के बदले दिया हुआ है कि रेंज है, तो रेंज कोडोमेन बराबर है तो ऑन टू है ही। हमें इसमें 1 1 चेक करना है, यानी इंजेक्टिव चेक करना है। तो इंजेक्टिव चेक करने के लिए पुट करेंगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। अब यहाँ पर एफ ऑफ x1 के बदले क्या हो जाएगा, x1 अपॉन x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा x1 x2 प्लस 2। तो यहाँ से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, 2x2 यहाँ पर लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग लिख सकते हैं 2x1 इज इक्वल टू 2x2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी x1 इज इक्वल टू x2, यानी 1 1 फंक्शन। ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि रेंज दिया हुआ है कोडोमेन के बदले, यानी कोडोमेन रेंज बराबर है। तो फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो यानी ये फंक्शन इन्वर्सिबल है। तो लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इन्वर्सिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वर्सिबल हमने प्रूव कर लिया, एफ ऑफ एक्स इज इन्वर्सिबल। जब ये इन्वर्सिबल है तो इसका इन्वर्स फाइंड करना है।
तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम लोग जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स के बदले वाई रखेंगे और फिर उसको एक्स वाले टर्म में चेंज करेंगे। तो इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स वाले टर्म को एक जगह लिख लेते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वाई, यहाँ से एक्स यदि कॉमन करेंगे तो हो जाएगा वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू वाई, यहाँ से लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वाई अपॉन, इधर से भी यदि माइनस कॉमन कर लेते हैं तो वन माइनस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो गया एफ इनवर्स एक्स। एक्स के बदले वाई और वाई के बदले अब एक्स रख देंगे तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, यही इन्वर्स हो गया एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। तो इस तरह से इन्वर्स फंक्शन को हमने फाइंड कर लिया। अब ये 8 नंबर क्वेश्चन और 9th नंबर क्वेश्चन पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन भी है और वहाँ पर सॉल्व है ही, तो उसको देख करके आप लोग क्लियर कर लेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन बताया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई इज इन्वर्सिबल। अब f जो है x से y में इन्वर्सिबल है, सो दैट इन्वर्स ऑफ f इज यूनिक। तो कह रहा है कि दिखाएं कि f का इन्वर्स जो होता है यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, मतलब f का इन्वर्स केवल और केवल एक ही फंक्शन होगा। अगर कोई एक फंक्शन लेते हैं तो उसका इन्वर्स एक यूनिक होता है, उसके जैसा फिर दूसरा भी, मतलब एक से अधिक इन्वर्स प्राप्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं फंक्शन f का दो अलग अलग इन्वर्स है, g1x और g2x, ऐसे इसको हिंट्स दिया हुआ है बुक में, आप लोग देख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। मान लेते हैं कि f का जो है दो इन्वर्स क्या क्या दिया हुआ है, g ऑफ x और h ऑफ x। लेट इन्वर्स ऑफ f ऑफ x इज g ऑफ x एंड h ऑफ x। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यूनिक होता है, मतलब एक ही इन्वर्स होगा, तो हम इसके अपोजिट जो है स्टेटमेंट ले लिए कि इसका दो इन्वर्स है, g ऑफ x है और h ऑफ x है। अब हम लोग कंपोजिट फंक्शन के थ्योरम से चलेंगे, f ऑफ x का इन्वर्स जब g ऑफ x हो तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं फॉग x इज इक्वल टू गॉफ x इज इक्वल टू x। फिर हम लोग लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर हम लोग लिख सकते हैं अब f का इन्वर्स यदि h ऑफ x हो तो क्या लिख सकते हैं, f ऑफ h ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x, इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन का भी वैल्यू x है और इसका भी वैल्यू x है, ये इन दोनों को सेम करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से यदि हम चलते हैं तो f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ h ऑफ x, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो फॉग x इज इक्वल टू f ऑफ h ऑफ x, ये हमें आ रहा है। यहाँ से देखिए इक्वेशन 1 में ये दिया हुआ, इसका भी वैल्यू x है, और इक्वेशन 2 में ये है, इसका भी वैल्यू x है। ये कहाँ से आया, तो चूंकि f ऑफ x का दो इन्वर्स g ऑफ x और h ऑफ x है, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि फॉग x इज इक्वल टू गॉफ x इज इक्वल टू x हो तो f का इन्वर्स g होता है और g का इन्वर्स f होता है। उसी प्रकार फॉग x इज इक्वल टू हाफ x इज इक्वल टू x है, इसका मतलब f का इन्वर्स h है और h का इन्वर्स f। चूँकि मैंने f का दो इन्वर्स लिया g और h, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, जब f का इन्वर्स g हो तो फॉग x इज इक्वल टू गॉफ x इज इक्वल टू x, और f का इन्वर्स जब h ऑफ x हो तो ऐसा हम लिख सकते हैं उस थ्योरम। तो यहाँ से इक्वेशन 1 से ये और ये 2 से दोनों का वैल्यू x है, अर्थात ये दोनों सेम हो जाएगा, फॉग x इज इक्वल टू f ऑफ h ऑफ x। अब यदि हम इसको आगे बढ़ाएं
हम लोग लिख सकते हैं फॉग एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एच ऑफ एक्स। अब चूंकि यह इन्वर्सिबल है, एफ ऑफ एक्स जो है इन्वर्सिबल है, और जब एफ ऑफ एक्स इन्वर्सिबल है तो यह फंक्शन 1 प्लस 1 भी होगा, चूँकि इन्वर्सिबल तभी होता है जब 1 प्लस 1 होता है, तो 1 प्लस 1। अब 1 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो इस कंडीशन में x1 इज इक्वल टू x2। अब यदि इसको x1 लें, इसको x2 ले, तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। और चूँकि यह 1 फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज 1 फंक्शन, सो x1 इज इक्वल टू x2, यानी g ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ x। यानी हमने जो माना कि f और g दो अलग अलग, g और h f का दो अलग अलग इन्वर्स है, वो दोनों बराबर हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि फंक्शन f यदि इन्वर्सिबल है तो उसका इन्वर्स जो होगा वो यूनिक होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स हैज़ यूनिक इन्वर्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 11th नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। इन्वर्स का इन्वर्स हमें फाइंड करना है, पिक्टोरियल व्यू में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 11 यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है एफ वो डिफाइंड है 1 2 3 टू ए बी सी। तो 1 2 3 ए बी सी एफ डिफाइंड है। एफ ऑफ 1 जो है ए है, एफ ऑफ 2 जो है वो बी है, और एफ ऑफ 3 जो है वो सी है। इस तरह से ये यहाँ ये एफ है, तो यहाँ से जब इधर डिफाइंड होगा तो वो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स ए क्या हो जाएगा 1, एफ इनवर्स बी क्या हो जाएगा 2, और एफ इनवर्स सी क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेंगे एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, ये लिखा हुआ ही है। यदि एफ इनवर्स 1 करते हैं, एफ इनवर्स ए, एफ इनवर्स ए इज इक्वल टू 1, एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू 2, और एफ इनवर्स सी इज इक्वल टू 3। अब इसी में फिर इन्वर्स करेंगे, यानी फिर से ये पलटेगा, यहाँ से फिर इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स का इन्वर्स। यहाँ से जब इधर चला आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स का इन्वर्स। जब एफ इनवर्स का इन्वर्स हम लोग निकालते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ इनवर्स 1 का इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो एफ इनवर्स का इन्वर्स जो हो जाएगा ए हो जाएगा। उसी प्रकार एफ इनवर्स 2 का इन्वर्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अब देखिए एफ ऑफ 1 ए, एफ ऑफ 2 बी, एफ ऑफ सी 3। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन्वर्स का इन्वर्स क्या प्राप्त हो रहा है, तो एफ ऑफ एक्स के बराबर प्राप्त हो रहा है, यानी एफ इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू एफ। इस तरह से आप लिख सकते हो। देखते हैं 12 नंबर प्रॉब्लम। 12 नंबर प्रॉब्लम इसी टाइप का है, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। अब यदि हम इसको इस तरफ ले जाएं तो इन्वर्स होगा एफ इन्वर्स y इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से फिर इसको उधर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स का इन्वर्स हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ इन्वर्स एक्स का इन्वर्स। ये इधर आया इन्वर्स, तो बराबर क्या हो गया y, इक्वेशन 2। अब 1 और 2 से यदि देखें फ्रॉम 1 एंड 2, तो इसका भी वैल्यू y है और इसका भी वैल्यू y है, दोनों वैल्यू आपस में बराबर, यानी एफ इन्वर्स एक्स का इन्वर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने 12 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है आर टू आर में डिफाइंड है, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये है, हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स
तो इस तरह से एफ ऑफ एक्स के बदले क्या आ जाएगा, तो 3 माइनस एक्स क्यू टू दी पावर 1/3। ये एक्स के बदले वैल्यू रख लिए, चूँकि हम लोग एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स, तो एफ और एफ ऑफ एक्स के बदले क्या है 3 माइनस एक्स क्यू टू द पावर 1/3, 3 माइनस एक्स क्यू टू द पावर 1/3 आ गया। अब ये वैल्यू क्या किस में रखना है, तो फंक्शन एफ में, तो फंक्शन एफ में रखते हैं 3 माइनस एक्स के बदले हो गया 3 माइनस एक्स क्यू टू द पावर 1/3। ये हो गया एक्स का क्यू है, तो एक्स के बदले ये पूरा है, तो ये पूरा का क्यू हो गया। अब इस पूरे पर पावर 1/3, तो 1/3 यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स क्यू, इतना हो गया। इस पूरे पर पावर है 1/3। अब इसको जब माइनस को कैंसिल करेंगे, माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू टू द पावर 1/3, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बच जाएगा। तो हम ऑफ एक्स का वैल्यू क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो एक्स प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये जो है ऑब्जेक्टिव टर्म का है, तो देख लेंगे ऑप्शन में किस ऑप्शन में एक्स है, वही इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व किया गया है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, डिफाइंड दिया हुआ है, इसमें डिफाइंड है। इन्वर्स ऑफ एक्स इज जी, तो इसका जो है इन्वर्स डायरेक्ट फाइंड कर लेना है, क्योंकि जी जो फंक्शन है उसमें डोमेन है रेंज ऑफ एफ, उसका आउटपुट इसका इनपुट है, और ये जो है इसका रेंज दिया हुआ, तो रेंज डोमेन के बराबर है, यानी ये तो इन्वर्स होगा ही। तो इन्वर्स हो, डायरेक्ट हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। इस तरह से x को 3xy माइनस 4x इज इक्वल टू 4y। यहाँ से यदि हम लोग कॉमन करते हैं, x यदि हम कॉमन करते हैं, तो 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 4y। यहाँ से अब हम लोग x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4y अपॉन 3y माइनस 4। आप लोग देख लेंगे ऑप्शन में क्या है, वही उसका आंसर हो जाएगा। x यदि y के टर्म में होगा तो ये होगा, x के टर्म में होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लिया। ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग को पहले ही कंप्लीट कर दिया गया था। यदि इसको अच्छे से समझना है तो फिर से कॉन्सेप्ट के साथ वो सब क्वेश्चन बताया गया है, वो सब वीडियो यदि कंप्लीट है ढंग से, तो ये सब क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व होने वाला था। तो इस तरह से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया है। इस तरह से फंक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद वाला जो चैप्टर है बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये फर्स्ट यूनिट में जो है हमें 2 टॉपिक छूट रहा है, एक रिलेशन का और दूसरा बाइनरी का, इसलिए 1.1 भी नहीं बता पाए और 1.4 भी नहीं बता पाए। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, और अंत में जो है फिर हम लोग, चूँकि 1 नंबर बाइनरी से पूछा जाता है और 1 नंबर रिलेशन से पूछा जाता है, तो ये 2 टॉपिक अंत में हम लोग जो है पढ़ेंगे। फिलहाल जो जो यूजफुल चैप्टर है, जो कंपटीशन में वेरी इम्पोर्टेंट है, उस दृष्टिकोण से वैसे टॉपिक को ही हम लोग कवर कर रहे हैं, ताकि टाइम से जो है अच्छी तैयारी किया जा सके। तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, शेष अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।